हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्त्री जनन तंत्र के विषय में। हम पिछले वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस कर चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में। तो आइए आज हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह से होता है, इसकी संरचना कैसी होती है और ये कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है, इसमें एक जोड़ी होती है ओवरी, अंडाशय होता है ये वाला हिस्सा ओवरी, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है। साथ ही इसमें एक अंडवाहिनी ये भी जोड़ी में होती है। ये वाला हिस्सा जो ये नलिका नुमा संरचना दिख रही है ये वाला और ये वाला, इसे हम लोग अंडवाहिनी ओविडक्ट कहते हैं। और ये वाला हिस्सा जो होता है इसे हम लोग गर्भाशय और इंग्लिश में से यूट्रस कहा जाता है। तो गर्भाशय में का जो निचला हिस्सा होता है, यहाँ पर जो ये निचला हिस्सा होता है इसे हम लोग गर्भाशयी ग्रीवा, ये वाला हिस्सा गर्भाशयी ग्रीवा, और नीचे का हिस्सा ये जो होता है इसे योनि कहा जाता है। साथ ही इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो इसके टोटल जो बाहर के हिस्से होते हैं इसे वाह जननेंद्रिय एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहा जाएगा। और जनन तंत्र जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो जनन तंत्र होता है, इसमें बाहर की तरफ बाहरी अंगों में जो एसेसरी सेक्स आर्गन होते हैं उनमें एक जोड़ी मेमरी ग्लैंड्स भी होती हैं, स्तन ग्रंथियां भी होती हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में खास रूप से जनन की क्रिया के लिए सहायक होती हैं। अगर हम बात करें इस फिगर में तो ये इसमें आपको पूरी तरह से दिख रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दर्शाया गया है। इसमें नॉर्मली अगर आप देखें तो ये वाला हिस्सा जो है ये गर्भाशय वाला हिस्सा है। एब्डोमेन रीजन का जो निचला पार्ट है इसमें ये वाला हिस्सा गर्भाशय है। और मूत्रमार्ग, साथ ही भगशेष, बृहदोष्ठ, लघुओष्ठ और योनि द्वार, तो ये वेजाइनल पार्ट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। और इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें खास रूप से ये वाले जो हिस्से हैं, ये वाले हिस्से जो हैं ये इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया की तरह काम करते हैं। ये वाला हिस्सा एक्सटर्नल जेनिटेलिया की तरह काम करता है और जबकि ये इंटरनल जेनिटेलिया की तरह वर्क करेगा, कार्य करेगा। हम अगले हिस्से में देखेंगे कि जब अंडाशय जो होता है तो खास रूप से उसमें क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो गर्भाशय होगा, गर्भाशय के अंदर अंडोत्सर्ग की क्रिया जो होती है वो ओवरी के द्वारा होती है, अंडाशय के द्वारा होती है, जिसे हम लोग ओव्यूलेशन भी कहते हैं। निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, सगर्भता या प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ें गर्भाशय के अंदर ही होती हैं। जो शिशु का जन्म होता है, शिशु की जो देखभाल होती है, ये सारी प्रक्रियाएं एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा ही होती हैं, गर्भाशय के अंदर ही प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो नॉर्मली जो स्त्री के जो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग होते हैं उसमें क्या होता है कि अंडाणुओं का निर्माण होता है, युग्मक सेल का, गैमेट सेल का निर्माण होता है, जिसे हम लोग अंडाणु या फिर ओवम कहते हैं। तो अंडाणु या ओवम जो होते हैं इनका निर्माण स्टेरॉयड हार्मोन्स या अंडाशयी हार्मोन्स के कारण होता है। तो जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो एक तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, प्रेरित करते हैं अंडाशय के निर्माण के लिए। तो नॉर्मली होता क्या है कि जो स्टेरॉयड होते हैं वो एक तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करने में और ओव्यूलेशन की प्रोसेस और बाकी जो सेक्सुअल प्रोसेस होती हैं उन सभी को स्टार्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। प्रत्येक जो अंडाशय होता है उसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो उसकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। और यह श्रोणि मेखला वाले हिस्से में जो स्नायु लिगामेंट्स होते हैं उसके द्वारा जुड़ा होता है। तो अगर आप फिगर में यहाँ पे देखें तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है तो ये यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ओवरी है वो लिगामेंट्स के द्वारा बीच में जुड़ी हुई है। ये पूरी तरह से गर्भाशय से या फिर ये जो फिम्बरी आपको दिख रही है, ये जो झालर नुमा संरचना, कीप नुमा संरचना दिख रही है, इससे ये डायरेक्टली नहीं लगा हुआ है। ये एक पतली सी लेयर से जुड़ा हुआ है, दोनों ओवरी जुड़ी हुई है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, लिगामेंट्स बोलेंगे। तो नॉर्मली ये क्या होगा, लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा होगा। अब अंडाशय में प्रत्येक जो पतली उपकला होती है
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिथेलियम लेयर कहते हैं। तो अंडाशय जो होता है वो एक पतली सी लेयर से ढका होता है जिसे एपिथेलियम कहा जाता है, जो अंडाशय का पीठिका ओवेरियन स्ट्रोमा के द्वारा जुड़ी होती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर अंडवाहिनी या फिर जो डिंबवाहिनी होती है, ये जो नलिका है यहाँ पर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अंडवाहिनी, या फिर इसी को हम लोग डिंबवाहिनी कहेंगे। ये जो नलिका होती है, इस नलिका को हम लोग क्या बोलेंगे, डिंबवाहिनी नलिका या फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। साथ ही गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाओं का निर्माण करती हैं या फिर नलिकाएं बनाने का काम करती हैं। प्रत्येक जो डिंबवाहिनी होती है, इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और अगर अंडाशय की परिधि की बात करें तो जो अंडाशय, प्रत्येक अंडाशय की जो परिधि होती है वो गर्भाशय तक जाती है। साथ ही अंडाशय के ठीक पास में ही डिंबवाहिनी का हिस्सा एक कीप के आकार के, जो मैंने अभी बताया कि फिम्बरी होती है या झालरनुमा संरचना होती है जिसे कीप कहते हैं, उससे जाकर जुड़ी होती है। इसे कीपक या इनफंडिबुलम कहा जाएगा। इस कीपक के किनारे अंगुली सदृश, मतलब अंगुली जैसी संरचनाएं देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं दोबारा से, ये वाली जो संरचना है इसी को हम लोग कीप फिम्बरी कहते हैं, जो झालरदार संरचनाएं हैं। ये झालरदार संरचनाएं किस काम में आती हैं, खास रूप से जब इसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है तो अंडाणुओं को ये रिसीव करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ से जब इसके अंदर अंडाणु कोशिकाएं बनती हैं, जर्म सेल बनती हैं, तो इसको ये रिसीव करने का काम करती है फिम्बरी। और यहाँ पे आने के बाद जब ये इधर आता है तो इधर से जब स्पर्म रिलीज करता है मेल, तो स्पर्म गर्भाशय से होता हुआ यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है, दोनों साइड में जाएगा। तो यहाँ से जो अंडाणु कोशिकाएं होंगी वो यहाँ पे ये भी स्थमक जंक्शन में आती है। यहीं पे निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। अर्थात जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलीज होता है स्पर्म और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो ओवम रिलीज होती है, दोनों यहीं पर आकर फ्यूज होती है, इसी हिस्से में आकर फ्यूज होती हैं। तो निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया इसी के अंदर होती है। आप फैलोपियन ट्यूब ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ये जो संकीर्ण पथ लिखा हुआ है, स्थमस लिखा है, तो निषेचन की क्रिया स्थमस वाले रीजन में होती है, थोड़ा सा सकरा सा भाग होता है, यहीं पे निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। अभी हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये एक अंगुली जैसी झालरदार संरचना होती है जिसे फिम्बरी भी कहा जाता है। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय जो होता है, अंडाशय क्या करता है, अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है जिसे हम तुम्बिका कहते हैं या फिर इसी को एम्पुला कहा जाएगा। तो अंडवाहिनी अभी क्या करेगी, इसका अंतिम भाग जो होता है वो थोड़ा सा संकीर्ण होता है जिसे स्थमस या संकीर्ण पथ स्थमस कहते हैं। और इसी संकीर्ण पथ स्थमस के अंदर निषेचन की क्रिया होती है, अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल दोनों का फ्यूजन होता है इसी के अंदर। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि गर्भाशय जो होगा वो केवल एक यह जो गर्भाशय होगा वो एक होता है और इसे बच्चेदानी या वुम्ब के नाम से भी जानते हैं। तो गर्भाशय को हम लोग बच्चेदानी या फिर वुम्ब भी कहते हैं। अब गर्भाशय का आकार उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। तो जो गर्भाशय होता है वो उल्टी नाशपाती के जैसा होता है। तो जैसे नाशपाती होती है, अगर उसे उल्टा करके देखें तो सेम उसी तरह से गर्भाशय का आकार भी होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि द्वार में जाकर खुलता है और ग्रीवा की जो गुहा होती है, ग्रीवा की जो गुहा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाल कहते हैं। इसी को बर्थ कैनाल भी कहा जाता है या फिर इसी को सर्वाइकल कैनाल के नाम से भी जानते हैं। बर्थ कैनाल मतलब ये बच्चे को जन्म देने के कार्य आती है, इसी वजह से इसे बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं, जो योनि के साथ मिलकर जन्म बर्थ कैनाल की रचना करने का कार्य करती है। अभी नॉर्मली गर्भाशय की भित्ति जो होती है वो 3 परत या ऊतकों से मिलकर बनी होती है, जिसमें जो बाहरी पतली परत होती है इसे हम लोग पेरीमेट्रियम कहते हैं, परिगर्भाशय कहते हैं। तो गर्भाशय की जो बाहरी लेयर होती है, सबसे बाहरी जो परत होती है उसे हम लोग परिगर्भाशय या फिर पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है, इसे आप याद रखिएगा। और जो मध्य चिकनी परत होती है उसे हम लोग गर्भाशयी पेशी स्तर
मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। तो जो मिडिल लेयर होगी उसे मायोमेट्रियम, जो आउटर लेयर होगी उसे पेरीमेट्रियम, और जो अंदर की परत होगी, सबसे अंदर की परत होगी गर्भाशय की, उसे हम लोग गर्भाशयी अंतः स्तर एंडोमेट्रियम कहेंगे। तो गर्भाशय खास रूप से 3 परतों से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे बाहरी परत पेरीमेट्रियम, बीच की परत मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली परत को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम। ये तीनों नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। गर्भाशय जो कि गुहा में स्तरित करती है, इससे ये खास रूप से मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंतः स्तर से कुछ ब्लीडिंग होने लगती है। तो वो ब्लीडिंग और जो बाहरी परत होती है, जबकि जो गर्भाशय की पेशी स्तर जो बाहरी परत होती है वो तेज़ी से संकुचित होती है, उसमें संकुचन होता है, और ये संकुचन खास रूप से प्रसव के टाइम पे होता है, जब बच्चे का जन्म होने लगता है। तो ये जो लेयर होती है गर्भाशय की, ये संकुचित होने लगती है, जिससे बच्चे को, बेबी को जन्म लेने में आसानी होती है, वो ईजिली गर्भाशय से बाहर आ जाता है। स्त्री के बाह्य जननेंद्रियों की अगर हम बात करें तो इसमें जघन शैल मांस पीविस होती है, ये रीजन होता है, थोड़ा सा गद्दीदार रीजन होता है। और इसमें ये खास रूप से इसमें क्या होता है, ऊतक लेयर होती है, एक तरह से स्पंजी ऊतक होते हैं। बृहद भगोष्ठ होते हैं, लेबिया मेजोरा जिसे कहते हैं। लघु ओष्ठ होते हैं, लेबिया माइनोरा कहते हैं। योनि शब्द होता है हाइमन। ये जो हाइमन रीजन होता है, कुछ लोगों के अनुसार या फिर कुछ लोग इसे वर्जिनिटी का साइन मानते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। जो एनसीईआरटी के हिसाब से या फिर जो वैज्ञानिकों का और डॉक्टरों का मानना है कि ज़रूरी नहीं कि हाइमन वर्जिनिटी का साइन ही है, ये कई अन्य कारणों से भी हाइमन ब्रेक कर जाता है। जब जो फीमेल होती है वो पहली बार अपने मेल पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में होती है, तो ऐसी स्थिति में जो हाइमन एक पतली सी लेयर होती है, झिल्ली होती है, ये ब्रेक कर जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। तो इसी वजह से काफ़ी लोग इसे वर्जिनिटी का साइन मानते हैं, पर ये अन्य दूसरे कारणों से भी ये ब्रेक कर जाती है। जैसे कभी कभी जिम्नास्टिक की वजह से या कोई मतलब कठिन परिश्रम के कारण, साइकिलिंग की वजह से भी ये हाइमन ब्रेक कर जाता है। इस वजह से इसे वर्जिनिटी का साइन नहीं मानना चाहिए। अब अगर हम बात करें बृहद भगोष्ठ जो होता है, ये मांसल वलन फोल्ड होता है, और इसी तरह से लघु भगोष्ठ और योनिच्छद, ये सारे रीजन होते हैं जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आते हैं, योनि के बाहरी और आंतरिक भागों की संरचना करने का काम करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो एसेसरी सेक्स आर्गन की अगर हम बात करें तो ये स्तन वाला रीजन है, जिसमें आप फिगर में देख पा रहे हैं कि ये जो फीमेल की जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, मेमरी ग्लैंड्स में ये जो निपल वाला रीजन होता है, यहाँ से मिल्क का प्रोडक्शन होता है। और ये सारी मतलब कि जो ब्रेस्ट रीजन होता है उसमें ये वाला हिस्सा, ये इसमें दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, जिससे मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ये तो मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स और बाकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, खास रूप से जो अंडाशय से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, वो एक तरह से मेमरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं। और हमारे मस्तिष्क की जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड की देख रेख में ये फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं, उनकी वजह से यहाँ पे प्रेगनेंसी के टाइम पे खास रूप से, और प्रेगनेंसी बर्थ के बाद, बच्चे के जन्म के बाद जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं वो मिल्क का प्रोडक्शन करने का काम करती हैं, जिससे बेबी जो होता है फीडिंग में उसको काफ़ी हेल्प मिलती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें आंशिक रूप से जो भगशेष होता है, एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है, जो मूत्र द्वार के ऊपर बृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। तो जो वेजाइनल रीजन होता है, वहीं पे ये सारे हिस्से उपस्थित होते हैं। योनिच्छद का जो प्रायः मैथुन वाला भाग होता है, संभोग वाला भाग होता है, जिसे अभी मैंने जो जिक्र किया था हाइमन वाला रीजन, वो जब स्त्री प्रथम बार सेक्सुअल रिलेशनशिप में होती है, संभोग की स्थिति में होती है, तो इस कारण से ये फट जाता है, जिससे ब्लीडिंग होती है, और इसी कारण से लोग इसे वर्जिनिटी का साइन भी मानते हैं, पर ऐसा नहीं है, अन्य दूसरे कारणों से भी ये ब्रेक कर सकता है। कार्यशील स्तन ग्रंथियों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कार्यशील स्तन ग्रंथियाँ जो कि मादा स्तनधारियों की खास रूप से लक्षण है, इसमें 15 से 20 स्तनपालीय मेमरी लोब्स होते हैं, और इनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं जो दुग्ध स्रावित करने का काम करती हैं।
प्रत्येक पाली के अंदर नलिकाएं, स्तनवाहिनियां, मेमरी डक्ट्स होती हैं और इन्हीं में दुग्धवाहिनी लैक्टस डक्ट्स होती है जो बाद में जाके मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस क्या है, कैसे होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।